सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पर। दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता है यहाँ पर डीएलएड की ऑल सेमेस्टर की क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल हैं और ऑल फ्री क्लासेस हैं। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आप सभी से नहीं लिया जाता साथियों यहाँ पर। और साथियों यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, चैनल को अगर जिन्होंने अभी आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आप सभी के जितने भी हमारे फोर्थ सेमेस्टर के साथी हैं उन सभी के लिए यहाँ पर दोस्तों साइंस का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पर अतः लघुत्तरी क्वेश्चन की दृष्टि से हम लोग देखते हुए चलते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया कि जैव विकास किसे कहते हैं, यानी कालांतर में जीवों की रचना तथा कार्य प्रणाली में क्रमिक परिवर्तन द्वारा जीवों की उत्पत्ति को क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। समझ में आ गया ना आप लोग। कालांतर में जीवों की रचना, जो कालांतर में जीवों की रचना होती है तथा कार्य प्रणाली में क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहते हैं। अगला हमारा यहाँ पर प्रश्न जो साथियों दिया गया वो दिया गया कि क्या जैव विकास का होना प्रामाणिक है, यानी कि जैव विकास की प्रामाणिकता के संदर्भ में दो वैज्ञानिकों लैमार्क तथा डार्विन का नाम बहुचर्चित है। यानी कि वर्ष 1744 में फ्रांस वैज्ञानिक लैमार्क के विचारों को लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर प्रश्न यहाँ पर बनता है कि प्राकृतिक चयनवाद क्या है। प्राकृतिक चयनवाद क्या है, यानी जीवों की संततियां वातावरण में उपलब्ध भोजन, आवास एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करती रहती हैं। इस संघर्ष में वातावरणीय दशाओं के अनुसार उपयोगी जीव का चयन करती हैं और इसे ही प्राकृतिक चयनवाद कहते हैं। प्राकृतिक चयनवाद भी आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगला हमारा यहाँ से प्रश्न बनता है कि जैव विकास की पुष्टि में जीवों की संरचनात्मक समानताएं कौन सी हैं। यहाँ पर यह समानताएं दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली समानता हो जाती है समरूप या समवृत्त संरचनाएं या रचनाएं। दूसरी हो जाती है हमारी समजात रचनाएं। क्लियर। अगला हो जाएगा हमारा 5 नंबर की जीवाश्म विज्ञान क्या है, यानी अनेक ऐसे जीव जो लाखों हजारों वर्ष पहले जीवित थे परंतु अब नहीं हैं, उनके अवशेष चट्टानों में दबे मिलते हैं। ऐसे जीवाश्मों का अध्ययन ही जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। अगला 6 नंबर हो जाएगा हमारा कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, यानी हमारा परिस्थिति तंत्र विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधों से मिलकर बना है। संपूर्ण पृथ्वी एक पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी इसके अंतर्गत सभी जीव अपनी खाद्य प्राप्ति के लिए मूल उत्पादक तथा अन्य पौधों पर निर्भर हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बहुत जबरदस्त हैं, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए इनको आप लोग जरूर देख के जाइएगा। अगला यहाँ पर हो जाएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के आधार बताइए, यानी यहाँ पर हो जाएगा पहला हो जाएगा यहाँ पर कि पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के आधार हैं अजैविक घटक और जैविक घटक। दो प्रकार के होते हैं। पहले देख लेते हैं हम लोग अब अजैविक घटक क्या होते हैं। तो अजैविक घटक दोस्तों यहाँ पर ये होते हैं कि कार्बनिक, अकार्बनिक एवं जलवायु। दूसरा हो जाएगा जैविक घटक, यानी हरे उत्पाद, हरे पौधे, उपभोक्ता तथा अन्य तथा अपघटक एवं अपरद भोजी। अगला हो जाएगा हमारे कि खाद्य श्रृंखला से आपका क्या अभिप्राय है। खाद्य श्रृंखला से आपका क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पर हो जाएगा जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हो, आहार या खाद्य श्रृंखला कहलाती है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि एक सरल खाद्य श्रृंखला से स्तर बताइए। एक सरल खाद्य श्रृंखला से स्तर बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका कट गया है, इसको फिर से हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। अगला यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि खाद्य जाल से क्या आशय है। खाद्य जाल से क्या आशय है, कोई जीव, ठीक है ना। क्या होता है यहाँ पर कि कोई जीव एक से अधिक पोषक स्तरों से तथा अन्य श्रृंखलाओं से अपना भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करता है। ऐसे परितंत्र को खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल के बारे में क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा कि पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है। पारिस्थितिकी जो होता है पिरामिड इस क्या होता है, यानी कि पारिस्थितिकी पिरामिड से हमारा आशय खाद्य कड़ी के प्रारंभिक स्तर पर जीवों की संख्या अधिक रहती है और कड़ी के अंत तक पहुँचते पहुँचते उपभोक्ताओं की संख्या भी कम हो जाती है। अगला हो जाएगा हमारा कि जैव विकास से संबंधित 3 वैज्ञानिकों के नाम लिखे। तो जैव विकास से संबंधित 3 वैज्ञानिक कौन कौन से हैं। यहाँ पर पहले हो जाएंगे हमारे कि जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, चार्ल्स डार्विन एवं ह्यूगो डी ब्रीज 3 वैज्ञानिक हैं।
अगला हो जाएगा यहाँ पर कि जैव विकास के प्रमाण क्या हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कि जैव विकास के प्रमाण निम्न हैं। पहला हो जाएगा जीवों यानी जंतु व पौधों की तुलनात्मक शरीर रचना। दूसरा हो जाएगा शरीर क्रिया विज्ञान अनुनासिक व आदि हो जाएगा, अनुवांशिकी आदि हो जाएगा। अगला यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि जैव विकास क्या होता है, यानी जैव विकास धीरे धीरे होने वाला वह क्रमिक परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप आज के युग के जटिल व उच्च कोटि के पौधे व जंतु पूर्व काल के सरल व निम्न श्रेणी के पौधे तथा जंतुओं से उत्पन्न हुए हैं। अगला हो जाएगा कि नव डार्विनवाद क्या है, यानी नव डार्विनवाद के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति पुरानी जातियों की जीन्स में परिवर्तन के कारण होती है। इसमें पुरानी जाति से नई जाति के विकास में कई कारक कार्य करते हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर 16 नंबर की किस सिद्धांत के कारण ह्यूगो डी ब्रीज का नाम प्रसिद्ध है, यानी कि उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत करने के कारण ह्यूगो डी ब्रीज का नाम प्रसिद्ध है। यानी ह्यूगो डी ब्रीज किससे संबंधित, उत्परिवर्तनवाद से संबंधित। इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपका क्वेश्चन। 17 नंबर हो जाएगा कि लैमार्कवाद का प्रमुख उदाहरण किस जंतु के ऊपर है। तो लैमार्कवाद का जो प्रमुख उदाहरण है वो जिराफ के ऊपर है, ठीक है ना। उसकी गर्दन लंबी होती है, मतलब पृथ्वी पे क्या होता था पहले खाने को नहीं मिला कुछ रेगिस्तान में, उसके बाद क्या हुआ कि वो धीरे धीरे लपकने लगे, मतलब ऊपर उठने लगे, पौधे जो होते हैं ना बड़े बड़े पौधे उनकी ओर लपकने लगे। तो उसी वजह से क्या होता है कि मतलब जिस अंग पे हम ज़्यादा प्रेशर देंगे, जिस अंग का हम यूज़ नहीं करेंगे वो अंग जो हमारा होता है वो समाप्त हो जाता है। उन्होंने गर्दन पे ज़्यादा जोर दिया, गर्दन की वजह से उन्होंने लपक के अपना हरा चारा खाने की कोशिश की, तो वहाँ पर उसी वजह से उनकी जो गर्दन होगी वो लंबी होती चली गई। अगला हो जाएगा हमारे कि उत्परिवर्तनवाद से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हालैंड के वनस्पति विज्ञान ह्यूगो डी ब्रीज ने इन्वार्निंग प्रेम रोज के पौधों की अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करते समय देखा कि इन पौधों में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जनक पौधों से काफ़ी भिन्न हैं, इतने भिन्न कि इन्हें एक नई जाति के रूप में भी देखा जा सकता है। लंबी अवधि एक तक इस प्रकार के अध्ययन के बाद डी ब्रीज ने प्रतिपादित सन 1901 में उत्परिवर्तन का सिद्धांत किया। अगला यहाँ से हमारा बनता है दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर की नई जातियों के उद्भव के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो नई जातियों के उद्भव के सिद्धांत को ह्यूगो डी ब्रीज ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे कि डार्विनवाद तथा नव डार्विनवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो डार्विनवाद को चार्ल्स डार्विन तथा नव डार्विन को जूलियस हेक्सले ने प्रतिपादित किया। अगला हो जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगला अपना 21 नंबर प्रश्न। जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया कि डार्विनवाद की आलोचना को दृष्टिगत कीजिए। डार्विनवाद से जुड़ी कुछ विरोधात्मक आपत्तियां निम्न प्रकार हैं। पहला हो जाएगा डार्विन ने अवशेषी अंगों की उपस्थिति पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। दूसरा हो जाएगा डार्विनवाद में विभिन्नताओं की उत्पत्ति तथा कारणों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अगला हमारा हो जाएगा 3rd नंबर की समस्या इस बात की थी कि जिनकी वंशागति होती है वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार पहुंचती है। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा 22 नंबर के खनिज क्या हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, यानी भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को क्या कहते हैं साथियों, यहाँ पर क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अगला हो जाएगा हमारा कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन बन जाता है, खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो भाई जो खनिज होते हैं, खनिज पृथ्वी के तल पर भूप्रॉपर्टी में तथा समुद्र में पाए जाते हैं, क्या, खनिज। अगला हो जाएगा अयस्क किसे कहते हैं, यानी ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है, अयस्क कहते हैं या अयस्क कहलाते हैं। अगला जबरदस्त हमारा दिया गया है कि निम्न धातुओं के अयस्क में अयस्क का नामोल्लेख कीजिए। लोहा, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम तथा कैल्शियम। धातु का नाम एक तरफ लिख लेंगे, एक तरफ अयस्क का नाम। लोहा क्या होता है, हेमेटाइट होता है। तांबा क्या होता है, कॉपर पाइराइड होता है। सोना क्या होता है, मुक्त अवस्था में होता है। एल्यूमिनियम बॉक्साइड होता है और कैल्शियम जो होता है वो चूना पत्थर होता है। अगला हमारा 26 नंबर यहाँ से प्रश्न बनता है कि निम्न अधात्विक खनिजों के प्रति प्राप्ति स्थान का नामोल्लेख कीजिए। अभ्रक का प्राप्ति स्थान और बहुमूल्य पत्थर और पेट्रोलियम, कोयला। यानी एक तरफ आपका हो जाएगा क्या, आध्यात्मिक खनिज हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा प्राप्तीय स्थान हो जाएगा, ठीक है ना। एक तरफ क्या हो जाएगा आपका प्राप्तीय स्थान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेट्रोलियम जो है वहाँ पर थोड़ा सा कट गया ऊपर। पेट्रोलियम जो है गुजरात, असम, अरब सागर,
ठीक है ना, अरब सागर के तटीय क्षेत्र तथा कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ठीक है ना, ये सब आ जाएंगे गोदावरी नदियों के मुहाने। उसके बाद जो हमारा कोयला आ जाता है वो आ जाता है पश्चिमी बंगाल, बिहार और तथा तमिलनाडु, ये सब इसमें आ जाता है। ठीक है ना, ये सब क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है। और अगर यहीं पर आपका और था ऊपर ना, मतलब कोयला पेट्रोलियम था, उसके बाद आपका क्या था, एक आपका था आपका अभ्रक, बहुमूल्य पत्थर जो था, यानी जो अभ्रक था वो बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु ये सब में पाया जाता है, राजस्थान में। और बहुमूल्य पत्थर भी कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न अपना कि अयस्क से धातु निष्कर्षण की विधियां लिखिए। तो यह विधियां हैं कौन कौन सी हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि एवं फेन प्लमन विधि, ये हो जाएगा। अगला हमारा 28 नंबर हो जाएगा यहाँ पर कि अयस्क से प्राप्त अशुद्ध धातुओं का शोधन कैसे किया जाता है। तो प्रगलन से प्राप्त धातु, यानी प्रगलन से प्राप्त धातु में अनेक अशुद्धियां मिली होती हैं और अशुद्ध युक्त कुछ धातुओं को विद्युत अपघटनी विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। अगला हो जाएगा हमारा कि विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। तो यानी कि एक बड़े टैंक में शोधित किए जाने वाले धातु के लवण का विलयन लेते हैं, जिसे विद्युत क्या कहते हैं, अपघट्य कहते हैं, अपघटक कहते हैं, अपघट्य कहते हैं। अगला हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि पिग आयरन किसे कहते हैं। ठीक है ना, पिग आयरन क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। ठीक है ना, पिग आयरन क्या होता है, पिग आयरन कहलाता है। पिग आयरन समझ लीजिए कच्चा लोहा कह लीजिए या ढलवा लोहा कह लीजिए उसको, क्लियर। ठीक है ना, अगला यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि इस्पात क्या होता है। इस्पात से क्या अभिप्राय है, तो यह लोहे का एक दूसरा रूप है। इसमें Fe 98.8% से 99.8, कार्बन 0.25% से 1.5% तथा शेष SI हो जाएगा PSMN। ठीक है ना, शेष SI भी पाया जाता है, P भी पाया जाता है, S और Mn की भी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इसका उपयोग नट बोल्ट बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में, नट बोल्ट बनाने में किया जाता है। अगला हो जाएगा हमारा कि तन्यता क्या है। तन्यता क्या होती है, यानी धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहते हैं, तन्यता, मतलब उसको खींचा जाता है। ठीक ना, वही। अगला हो जाएगा हमारा कि चालकता क्या है, यानी सभी धातुएं विद्युत की सुचालक हैं क्योंकि इनमें विद्युत प्रवाह संभव है, यही चालकता होती है। ठीक है, अगला हो जाएगा हमारा कि धातुओं के संरक्षण से क्या अभिप्राय है, धातुओं के संरक्षण से। ठीक है ना, यानी धातुओं की सतह पर उसका यौगिक बनकर धातु की एक एक परत के रूप में उतरना या उतारना या नष्ट होना धातु का क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। ठीक है ना, संचरण कहलाता है। तो दोस्तों ये थे आप सभी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर आपको परिभाषा याद है मिश्र धातु किसे कहते हैं, ठीक है ना, मिश्र धातु भी काफी बार पूछा जाता है। तो अगर आपको याद है मिश्र धातु किसे कहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आप हमें बताएं मिश्र धातु क्या होती है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह के आप तक एग्जाम तक मैं आपको सारे आत्मगोत्री क्वेश्चन इसी तरह के इंपॉर्टेंट नोट्स के माध्यम से आपको करा दूंगा। ठीक है ना, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।